एक इनकम टैक्स का जन्म हुआ 1861 में भारत में, और एक छोटी सी कहानी है जिसकी वजह से इसका जन्म हुआ। 1857 तक भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, और जब भारतवर्ष में पहली स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई तो उस लड़ाई में जो बाद में परिणाम निकला वो सारा भारतवर्ष ब्रिटिश यूनियन के अंदर चला गया। और 1858 में क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन हुई, और उसके बाद 1861 का जब पहला बजट बना, उस समय के वित्त मंत्री जी जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ एक्सचेकर सेक्रेटरी कहलाते थे, 3 लाख रुपए की शॉर्टेज पड़ गई। टोटल बजट में 3 लाख रुपए कम पड़े तो ये फैसला किया गया कि 200 रुपए से सालाना जिसकी भी आमदनी है उसके ऊपर 3 पाई के हिसाब से टैक्स लगा दिया। 3 पाई का मतलब 3% नहीं होता था। एक रुपए में 16 आने होते थे, एक आने में 4 पैसे होते थे, और 1 पैसे में 12 पाई होती थी अगर 8 पाई देते, उसमें से एक हिस्सा मांगा गया। और आज 150 साल के बाद किसी ने सोचा नहीं होगा उस समय भी कि ये इनकम टैक्स के लिए इतने सारे लोग दीवाने संडे वाले दिन अपने परिवार को छोड़ने के लिए मेरे जैसे स्पीकर को सुनने आए। खुदा भी आसमां से जब जमीन पे झांकता होगा, ये इनकम टैक्स किसने बनाया सोचता। मेरा ऐसा मानना है कि गुजराती में से अगर उस समय किसी को पता लग जाता कि 3 लाख के बाद ऐसे होता तो कोई ना कोई जाके कहता साहब ये 3 करोड़ रुपए रख लो, इस इनकम टैक्स से छुटकारा देगा। आज इनकम टैक्स देश की सबसे बड़ी, विश्व की मैं कहूंगा किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की पर्टिकुलरली सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है। कभी कभी डिबेट होती है, हमारे नेतागण बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, लेकिन कभी सोचा नहीं जाता कि अगर खत्म करेंगे तो देश कहां से चलेगा और कैसे चलेगा। देश तो शायद फिर भी चल जाए खत्म करने के बाद, मुश्किल काम तो यह होगा कि मेरे जैसे स्पीकर का क्या होगा अगर इनकम टैक्स खत्म। इसके लिए कभी कभी जैसे ये जब बजट का टाइम आता है तो उस समय बुकिंग जो है वो बहुत पहले शुरू होती है। ऑर्गेनाइजर अपने हॉल बुक करते हैं, इनविटेशन भेजते हैं, स्पीकर को ढूंढते हैं, डे फिक्स करते हैं, टाइम फिक्स करते हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर क्या होगा वित्त मंत्री जब पार्लियामेंट में खड़े हों, और ऐसे आपने देखा जब वो बजट पेश 11 बजे किया जाता है तो वो कहता है मैडम स्पीकर आई स्टैंड टू प्रेजेंट द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, फर्स्ट आई टेक माई पार्ट ए ऑफ द स्पीच। तो फिर वो बहुत सारे बातें बताते हैं, देश में जीडीपी कितना हुआ, ग्रोथ कितनी हुई, वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्या हो रहा है। फिर वो ग्रांट बांटने शुरू करते हैं एक के बाद कि भाई रूरल इतनी, डेवलपमेंट इतनी। पहले नेहरू जी आते थे, इंदिरा गांधी आते थे, राजीव गांधी आते थे, अब वो दीनदयाल आने लगे, कुछ और आने लगे, वो ग्रांट बांटने शुरू हो गए। और वो करने के बाद जब वो कहता है मैडम स्पीकर नाउ आई टर्न टू माय पार्ट बी द डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स। हमने 1961 में इनकम टैक्स बनाया था, और साल दर साल हम बहुत सारे अमेंडमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस साल मैंने सोचा कि इस साल कोई अमेंडमेंट नहीं की जाए। तो स्पीकर का फिर क्या होगा, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन आपने देखोगा बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर हर आदमी का ध्यान रखते हैं, बहुत लोगों को ग्रांट बांटते हैं, सबको बांटते हैं। तो मेरे जैसे स्पीकर का भी पूरा ध्यान रखते हैं कि इतना मटेरियल दे दें कि 1 घंटा 2 घंटा बोलना पड़े तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो इस बजट में भी कोई कमी नहीं है। 87 क्लॉजेस डाली गई हैं, और 87 क्लॉजेस के डिफरेंट प्रोविजन किए गए हैं। और आप उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा विस्तृत करूंगा, थोड़े पॉइंट वो लेके चलूंगा, निटी-ग्रिटी में अवॉइड करूंगा कि आई बिलीव सब बिजनेस से हैं, प्रोफेशन में ज़्यादा निटी-ग्रिटी समझने की पड़ती है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझने वाली चीज़ें हैं, वो जो रखने की जरूरत है। टैक्स रेट का हमने सुना कि सभी को पता है कि टैक्स रेट के बारे में चेंज किया गया, और क्यों किया गया कि पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री जी ने बहुत कोशिश की कि भाई वो ब्लैक मनी के बारे में एड्रेस किया जाए, ब्लैक मनी को एड्रेस किया जाए। और वो ब्लैक मनी के एड्रेस करने में जो कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद उसमें से कुछ हिस्सा मिलेगा, और हिस्सा देने के लिए कोशिश भी करी गई। तो पता लगा कि वो कहा गया भाई देखिए 10 से 5% टैक्स, जिसकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख। वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सबको 12,500 रुपए का फायदा हो गया जब 5 लाख से फायदा वाले थे।
लेकिन जो मुश्किल हो गई वो ये हो गई कि स्लैब में इतनी डाइवर्सिटी आ गई कि 5 के बाद सीधा 20 आ गई। इनकम टैक्स बाय एंड लार्ज डायरेक्ट टैक्स ऑफ इनकम होता है, एबिलिटी टू पे पे जाता है। एज यू अर्न मोर योर कैपेसिटी टू पे इंक्रीजेज एंड दैट्स व्हाई द परसेंटेज इंक्रीजेज। हम 2.5 लाख रुपए तक के इनकम पे क्यों नहीं टैक्स लगाते? हम कहते हैं ये तो उस आदमी को इतना पैसा चाहिए जो रोजगार खाने पीने के लिए जरूरी है, इससे टैक्स कर लेंगे। 2.5 लाख से जैसे ऊपर कमाता था हम कहते हैं ठीक है इसे 5 या 10% देना चाहिए क्योंकि अब इसकी इनकम में ये बचा सकता, दे सकता है। लेकिन ये मान के चलें कि 5 लाख के बाद 5% का स्लैब 20% हो जाएगा, ये शायद थोड़ा था। वर्ल्ड ओवर की जो डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, इनकम टैक्स के प्रपोजल है उसमें कहीं नहीं है। ये प्रोग्रेसिव होना चाहिए, प्रोग्रेसिव वर्किंग में आना चाहिए, और समहाउ द अदर ये प्रोग्रेसिव वर्किंग नहीं आई है। आइडियली तो ये होता कि अगर वित्त घाटे के बारे में कोई चिंता थी तो जरूरी नहीं था कि 2.5 लाख से 5 लाख का 5% किया जाए। 2.5 से 4 लाख का 5 रख के 4 से 6 लाख तक 10% रखा जा सकता, और फिर 6 लाख के बाद 20% रखते तो शायद और अच्छा रहता टैक्स का। लेकिन वित्त मंत्री जी ने अपना हिसाब लगाया कि नहीं मुझे ये करना है, तो आज की डेट में ये मानना कि 5 से 20 में एक चैलेंज आएगा। एक चैलेंज और आ गया। अब इस 12,500 रुपए की जो छूट मिलेगी, जिसकी भी इनकम 5 लाख से 50 लाख रुपए तक है उसको पूरी 12,500 की छूट मिलेगी। जैसे ही 50 लाख से इनकम क्रॉस करेगी तो पता लगा 12,500 की छूट तो गई, 1,32,000 का टैक्स और लगा। वो जो सरचार्ज लगाया 10% का, और 50 लाख से लेके 51,32,000 रुपए तक जो भी इनकम आएगी वो सरकार के हिस्से में। अब उस आदमी को सोचिए जिसकी सैलरी 4 लाख रुपए महीना है, और 1 अप्रैल को बुला के उसको चिट्ठी या ईमेल आती है, उसका एम्प्लॉयर कहता है मैंने आपकी तनख्वाह 4 लाख से 4,20,000 कर दी है। वैसे 420 को पसंद नहीं करता, लेकिन वो 420 से आता है। वो कहेगा भाई साहब आप सैलरी मेरी 4 ही रखो, मैं 420 नहीं लेने वाला, क्योंकि जो आप ऊपर वाला पैसा दे रहे हैं वो सारा टैक्स वाले लेते हैं। 50 लाख से लेके 51,32,000 तक की जिसकी भी इनकम आएगी वो सारी की सारी सरचार्ज क्योंकि 10% लगाया है वो सीधा सीधा उठाई जाएगा। और हम प्रोफेशनल को भी सोचते हैं कि हमारे दफ्तर से कोई रिटर्न भरवाने आएगा या तो 49,80,000 की भरी जाएगी, नहीं या 55 से ऊपर वाले, बीच वाले कैटेगरी वाला कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसे कानून में चेंज करने से कहीं ना कहीं तकलीफ आती है। और फिर हम कहते हैं हमारा कानून, हम इनकम टैक्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आपने कोई वित्त मंत्री नहीं सुना होगा जिसने बजट में नहीं कहा होगा कि बजट टू रैशनलाइज एंड टू सिंप्लीफाई द टैक्स लॉस। और मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर मेरे से 34% टैक्स लेना है तो सीधा कहिए 34। ये क्यों कहते हैं 30% टैक्स लेंगे, 10% सरचार्ज लेंगे, 2% एजुकेशन सेस लेंगे, 1% हायर एजुकेशन सेस लेंगे? इससे क्या पर्पज होने वाला? मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर दी। 4 लोगों से पूछूंगा, बेस्ट ऑफ प्रोफेशनल, हम सारा दिन इनकम टैक्स पढ़ते हैं, कोई आता तो 3 बार किताब उठा के देखते हैं इस साल में कौन सा किस ब्रैकेट में कितना टैक्स पड़ेगा। अदरवाइज तो अगर इतने कंप्यूटर लगे हैं आप इंडिविजुअल कैलकुलेशन कर लीजिए। सरचार्ज और एजुकेशन सेस में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बेईमानी है, क्योंकि इनकम टैक्स का एक मेजर हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट पे जाता है, सरचार्ज सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। लेकिन अगर ऐसा करना है तो आप नीचे एक सेक्शन लिख दीजिए ना कि भाई टैक्स पेयर 34% देगा, इस 34% को ऐसे ऐसे बटा जाएगा। 30% टैक्स माना जाएगा, 3% सरचार्ज माना जाएगा, 1% एजुकेशन और हायर एजुकेशन माना जाएगा। तो आप अपना चालान जो आदमी भरे वो तो सिंपल सा भरकर एक जमा करा के खत्म करें। कॉम्प्लेक्सिटी जो हम कहते हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी तो कम हो जाएगी उसके अलावा। लेकिन नहीं, सरकार ऐसा नहीं सोचती। सरकार कहती है नहीं, अगर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी तो आप गलती नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे तो हम आपको पकड़ेंगे। ये भी सरकार की मुद्दे है। अगर सिंप्लीफिकेशन का मैंने सोचा था कि जो अब ये नई सरकार आई है शायद कुछ ज्यादा ही ध्यान देगी। देखो बजट के डॉक्यूमेंट आते हैं वो 2 किलो वजन के भारी होते हैं, और उसमें मैं देखता था कि कोई आदमी ये तो दिमाग लगाए यार इसका साइज कितना डिफरेंट है, कोई A6 साइज में, कोई A4 साइज में, कोई A3 साइज में। आपने देखो बजट स्पीच आती है तो वो छोटे साइज में बन के आती है, फाइनेंस बिल आता है A4 साइज में बन के आता है, रिसीट बजट आता है दूसरे में आता है। यार एक कंबाइंड डॉक्यूमेंट बनाना प्रिंट करके, जब वो सेट बना हुआ है तो क्या मुश्किल काम है। हालांकि अब तो बहुत सारा नेट पे आ गया है, बट वो सिंप्लीफिकेशन नजर नहीं है। हैविंग सेड सो, पर्सनल टैक्सेशन पे सिर्फ इतना ही चेंज किया गया और उसमें कहीं और इम्पैक्ट कहीं इंडिविजुअल नहीं आने वाला। दूसरा चेंज किया गया कि कॉर्पोरेट, जब इतना किया गया तो कॉर्पोरेट के रेट घटा दिए गए 30% से 25% उन कंपनियों के लिए जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। आपने टीवी पे सुना, अखबार में पढ़ा, लेकिन एक बात ध्यान करने वाली है कि ये 50 करोड़ की जो सीलिंग है ये उस साल के नहीं है जिस साल में टैक्स लगेगा, ये वर्ष 2015-16 की है।
किसी भी कंपनी की टर्नओवर अगर वर्ष 2015-16 में 50 करोड़ से कम थी और अगले आने वाले साल में जिस साल में टैक्स लगना वो 500 करोड़ भी हो जाए तो उसके ऊपर टैक्स 25% ही लगेगा। ये नहीं है कि जिस साल का आप टैक्स दे रहे हो उस साल में टर्नओवर 50 करोड़ से कम होगी और अगले साल में इस कंपनी का क्या होगा कोई भरोसा नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है। फाइनेंस बिल में लिखा हुआ है टैक्स रेट इन द केस ऑफ ए कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 50 करोड़ और लेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 15-16। अब इसका क्या बेनिफिट हो गया? इसका मेन बेनिफिट ये हो गया कि जो कंपनी 15-16 में खाली पड़ी है, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट स्पीच में कहा ना कि 14 लाख कंपनियों में से 6 लाख कंपनियां रिटर्न भरती हैं, 8 लाख नहीं भरती हैं। अगले साल की टैक्स प्लानिंग करनी है तो सबसे बढ़िया टूल है कि उस कंपनी को उठा लिया जाए और ट्रेडिंग करनी है, सर्विसेज करनी है जिसमें कोई मारामारी फैक्ट्री की जब ज्यादा नहीं है तो आप उस कंपनी में टर्नओवर 5,000 करोड़ की भी कर दो, जो प्रॉफिट आएगा 25% का टैक्स लगेगा, कोई नहीं होने वाला 25%। और ये कह के वित्त मंत्री जी ने एक और बीच में बात कह दी कि मैं सोचता हूं कि 30% से 25% कर दिया तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनियां बनाएंगे और पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करेंगे। हमारे सीए सर्कल में कभी कभी चर्चा होती है कि हमारे दफ्तर में कोई क्लाइंट चल के आया, वो कहे मैं कंपनी बनाना चाहता हूं, तो हम उसकी तरफ देखते हैं कि क्या हो गया इसमें। कोई अखबार में फोटो छपवानी है चेयरमैन बनने की या मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की, कुछ ऐसी इच्छा हो गई है या कुछ और हो गया है, या कोई बैंक के लोन की कंपल्शन आ गई है, या कोई बहुत बड़ा व्यापार की बात है जिसकी बिना काम नहीं चलेगा। अदरवाइज आज की डेट में कंपनी के ऊपर कितना टैक्स लगता है? 100 रुपए कमाता हूं 34% तो सरकार के सीधे इनकम टैक्स के हैं, 30% टैक्स, 10% 12% सरचार्ज, 2% एजुकेशन, 1% 34। 100 में से 34 चले गए, 66 बचते हैं। और डिविडेंड बांटने लगूं तो 55 रुपीज से ज्यादा डिविडेंड नहीं बांट सकता क्योंकि 11 रुपए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। और 11 रुपए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देके 55 रुपए मेरे हाथ में गए तो 10% टैक्स और देना पड़ेगा डिविडेंड टैक्स, तो हाथ में बचेगा 49 रुपए 50 पैसे। 50% का टैक्स लगता है और फिर सरकार ये उम्मीद करें कि लोग ज्यादा से ज्यादा कंपनियां करें और कहते हैं हम साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर से औरों से कंपीट करेंगे। वर्ल्ड ओवर ये फिनोमेना नहीं है कि जितना टैक्सेशन कॉम्प्लेक्स हमने किया होगा। 3 स्टेज के टैक्सेस, कंपनी अलग देगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग देगी और शेयर होल्डर अलग टैक्स देगा। और इसके लिए मैं कहता हूं अगर ऐसी इच्छा है कि भाई आपने डिविडेंड को टैक्स करना है, वैसे तो ये पॉलिसी के अगेंस्ट है जो 97 में चिदम्बरम ने अनाउंस की थी अपने बजट में। इफ यू कैन गो बैक एंड चेक ऑन द नेट द बजट स्पीच ऑफ द देन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर चिदम्बरम गिवन इन द बजट फॉर 97-98, para 100, just read para 100, it's important para. A debate is on since long whether taxation of dividend is double taxation or not. I want to put an end to this debate, hence I want to dividend income shall be exempt. However, in order to ensure that the company do not distribute the entire money and retain a part for the future growth, I want to impose a small tax known as a dividend distribution tax at the rate of 10%. Now that was a policy in 1997. How do you say that this policy has changed during the year of the consolidation? Now we are putting a 3 tax, and look at this. Why these 3 taxes are there? I assume that no government can go back. There cannot be a promissory estoppel against the government. So government can say no, I want to tax dividend again in the hand of a shareholder. So then why dividend distribution tax? Say whatever is the income in the hand of a shareholder, no exemption, straight away tax whatever is the income you include in your income. And to avoid tax avoidance, you put a TDS that while company paying dividend will deduct tax at the rate of 10%. But why this is not happening? Now here is a tussle between the government and the tax department. Because if you look at the budget document every year after year, roughly 1,40,000 crore rupees is the dividend received by the government of India from public sector companies and public sector banks. And on this 1,40,000 crore rupees, 20% dividend distribution tax is paid by those companies while giving this dividend in the account of the President of India. Because dividend distribution tax is an obligation on the company. If dividend income becomes taxable in the hand of a shareholder, then this money 1,40,000 will go to the hand of the President of India, who happen to be the shareholder public sector company. And President of India is not chargeable to tax. So what will happen is 28,000 crore income of the income tax department will go down, the central government will go up. It doesn't make any difference. It is purely arithmetic. One hand, the distribution tax paid by the public sector will not be paid.
On the other hand, the amount of the dividend being paid will increase. The example which I gave, 66 rupees, if I need to pay 20% dividend, I can pay 55, then I can pay 11. In case there is no obligation on me to pay dividend distribution tax, I will straight away distribute 66 entire, and then individual shareholder need to pay the tax. And if 66 rupees goes to the account of the President of India, he will say thank you because I am not chargeable to tax. It doesn't make a difference. And still we have made the law so complicated to make it out of the decision, it looks to be very difficult. Now this is the situation in this budget also, and we are continuing with the same system on this part. Moving ahead, when this budget was to be presented, and you would have noticed there was a lot of speculation going on about the capital gain tax on the income which is arising from the long-term capital gain. The Honorable Prime Minister, when he happened to be in Hyderabad 2 months back, addressing a seminar somewhere in Indian Business School, he said, "लोग बहुत सारा पैसा capital market में बनाते हैं. Why don't they pay tax?" Indication was that capital gain will be subject to tax. And now, when this budget was being presented, people were afraid that this may happen. This did not happen, and that's why you would have seen the capital market for the last 3 days are in the upswing. कभी-कभी क्या होता है, बजट से उम्मीदें बहुत होती हैं और बजट से डर भी बहुत होता है. 1990 से पहले जब बजट आते थे तो सबको चिंता रहती थी कोई चीज महंगी हो जाएगी, बाजार में एसेंशियल आइटम गायब हो जाती थी. 1990 के बाद जितने बजट आए उसमें पता लगा कि लोगों की उम्मीदें बढ़ गई, कुछ मिलेगा जाएगा नहीं. अब की बार लोगों को 4 चीज का खतरा था इस बजट में. पहला खतरा तो ये था कि शायद स्टेट ड्यूटी नहीं आ जाए दोबारा से, इनहेरिटेंस टैक्स, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक के कॉरिडोर में बहुत चर्चा चल रही थी कि अमेरिका में, यूरोप में स्टेट ड्यूटी लगती है तो इंडिया में क्यों नहीं लगे स्टेट ड्यूटी. दूसरा खतरा ये लग रहा था कि साहब ये जो कैश की बात चल रही है, नोटबंदी है, डिमोनेटाइजेशन की, क्यों नहीं बैंक के विड्रॉल पे कैश टैक्स लगा दिया जाए. तीसरी चर्चा ये चल रही थी कि साहब ये सर्विस टैक्स जीएसटी में 18% होने वाला है, तो क्यों ना 1 अप्रैल से इसको बढ़ा दिया जाए. और चौथी ये थी कि जो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, एसटीटी पेड, इसको क्यों नहीं टैक्स कर दिया जाए. जब ये नहीं हुआ तो कैपिटल मार्केट को राहत मिली, लेकिन कैपिटल गेन में एक छोटी सी चेंज करनी हुई. अब ये आज की डेट में अगर किसी ने शेयर, लिस्टेड शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे बेचे हैं तो उसको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है. परचेज के बारे में कोई कंडीशन नहीं है. बट नाउ दिस फाइनेंस बिल imposes a condition. If these shares have been acquired after 1st October 2004, when STT was introduced, and STT has not been paid while purchasing these shares, on the sale of such share, capital gain will be liable at the rate of 10%. This is the normal rate in the case long term. However, such transaction as the central government may notify shall be exempt. And what has been said in the press conference is that IPO, FPO, bonus issue, etc. will be out. Now, there may be many cases where acquisition may not be in this fashion. There can be amalgamation, there can be merger, there can be ESOP, there can be right issue, there can be various issues, private equity player, etc. There may be a case where the company, when you bought the share, was a private limited company. Over a period, company started to do good business, became public and got listed. You were a promoter. Now, if you want to sell a strategic sale, your capital, you will be liable for capital gain. This was not there. Nobody would have thought 12 years back what would happen. So my advice on this part is that in case we can wait for another 1 month, what is the government intention? What are the areas where you want to, where the government will say that these transactions will be tax exempt? In case the government does not clarify before 31st March, my sincere advice will be to sell out this share before 31st March, because new law will be applicable from 1st April. तो जो शेयर आपके पास लॉन्ग टर्म के पड़े हुए हैं, तो अगर वो क्लैरिफाई, अगर उस पर एसटीटी पेड नहीं किया हुआ पहले परचेज के समय, तो अगर टैक्स एग्जम्प्ट करना है तो 31 मार्च से पहले भेज देना होगा. लेकिन अगर कंपनी के अंदर शेयर हैं तो ध्यान रखना कि शायद मैट लग जाए, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का प्रोविजन आ सकता है. तो दैट पार्ट नीड टू बी टेकन, बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आज की डेट में मैट से एग्जम्प्ट नहीं है ऑन दैट पार्ट. तो दिस इज द चेंज ऑन द सो फार कैपिटल गेन का. हर साल बजट में सरकार की एक चिंता बढ़ती जा रही है एनजीओ के साथ. जो चैरिटेबल एंटिटीज, सोसाइटीज एक्सेट्रा हैं, उनके साथ एक बड़ा सरकार का कुछ हुआ है. मेरा ऐसा मानना है कि भारतवर्ष जैसे देश में, जहाँ पे इतना बड़ा समाज और इतना बड़ा संख्या फैली हुई है, एनजीओ हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले विद. सरकार कितनी कोशिश कर ले,
चाहे वो चेन्नई में सुनामी आए, चाहे वो भुज का अर्थक्वेक हो, सरकार की एड 10 दिन से पहले तो नहीं पहुंच सकती। और ये एनजीओ है जिसकी एड 10 मिनट या घंटे 2 घंटे में पहुंच जाती है। और एनजीओ का मैनेजमेंट सारा ऑलरेडी लोग चैरिटेबल लोग करते हैं, पार्ट टाइम है, रिटायर्ड लोग हैं, और उनको पास प्रोफेशनल एडवाइस नहीं होती। उनको टेक्निकलिटीज में टैक्स करना एडवाइजेबल नहीं है। जैसे सरकार टैक्स इकट्ठा करके लोगों को वेलफेयर में लगाती है, मेरा ऐसा मानना है, शायद हम सबका मानना ऐसा होगा कि एनजीओ भी लोगों से कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी लेके जो पैसे इकट्ठे करके समाज सेवा में लगाती है। कुछ हो सकती है 2, 4, 5% लोग ऐसे जो एनजीओ वाले हों कि जिनको कि शायद ये मुश्किल गवारा लगे कि हेराफेरी करते हो, बेईमानी करते हो, लेकिन उनके लिए बाकी 95% को खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन पिछले 10 साल के बजट उठाइए, हर बजट में एनजीओ के बारे में कोई ना कोई सख्ती कर दी गई। इस बार भी 4 प्रोविजन ऐसे डाले गए हैं जो एनजीओ के लिए हिट करेंगे। एक तो ये कि अगर कोई एनजीओ अपना ऑब्जेक्ट क्लास चेंज करती है, अगर ऐसा करती है तो उसको रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स कमीशन से दोबारा देना पड़ेगा। और ये कहा गया कि अगर वो ऑब्जेक्ट कंडीशन को वायलेट करता है, अब खुद को तो कुछ पता नहीं है कि कंडीशन वायलेट हो रही है या नहीं हो रही है, और रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो रजिस्ट्रेशन गया फॉरएवर। दूसरा ये कहा कि अगर एक एनजीओ दूसरी एनजीओ को कंट्रीब्यूशन देती है और कॉर्पस की तरफ, तो वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। तीसरा ये किया गया उसके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कि जो डोनेशन दिए जाएंगे वो 2000 रुपए तक के देंगे तो एग्जम्पशन आएगी कैश में, लेकिन 2000 से ऊपर देंगे तो कैश में तो उसकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और जो सबसे मुश्किल काम जो एनजीओ को किया गया वो इसलिए किया गया कि एनजीओ के ऊपर अब सर्वे हो सके। आज की डेट में सेक्शन 133A में जो सर्वे होते हैं वो एक प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन पे होते हैं। आपको ध्यान हो, सर्च तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो सर्वे है वो सिर्फ प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन पे हो सकता है। उसको भी कवर करने के लिए, क्योंकि जब स्कूल एंड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में अब इनकम टैक्स वालों की तो चलती नहीं वहां। किसी बच्चे का एडमिशन कराना हो तो स्कूल कॉलेज में इनकम टैक्स वाला फोन करे तो चलेगी नहीं आसानी से, और वो सर्वे करने जाएगा, कहेगा सब आपके हाथ के तो प्रोविजन ही नहीं है। अब उसको भी सुविधा प्रोवाइड करने के लिए एक अमेंडमेंट कर दी गई है कि सर्वे आज की डेट में आप 1 अप्रैल 2017 के बाद एक उस प्लेस पे भी हो सकता है जहाँ पे चैरिटेबल एक्टिविटी कैरी ऑन हो रही है। और चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब होगा स्कूल, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, सब उसके पास ये सर्वे हो सकता है। नाउ दिस इज द न्यू प्रोविजन व्हिच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर द पर्पस। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड फॉर कैरिंग इट आउट। जितनी अगर उसके यहाँ कोई गड़बड़ है तो उससे ज्यादा गड़बड़ सरकार की अपनी एप्लीकेशन के ऊपर है पैसे के इकट्ठे करने की, फिर भी अमेंडमेंट के बारे में। और जब इतनी सारी ये अमेंडमेंट ऐसे की जाती हैं तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या इनकम टैक्स में कोई आर्म्स कम है आज की डेट में। और एक रेस लगी हुई है कि हमें नए से नए हथियार इनकम टैक्स में होते हैं। जैसे 26 जनवरी में दिखाते हैं ना आर्मी के लिए कि अब की बार हमने ये नया मिसाइल जोड़ा है, 200 किलोमीटर तक मार कर सकता है, ये उपग्रह वहां जा सकता है, वहां जाता है। तो इनकम टैक्स वाले भी हर साल बजट में 5-10 अपने आर्म लेके आते हैं, और इनको भी कभी परेड लगानी पड़ गई तो ये दिखा देंगे परेड लगा के कि हमने पिछले साल में ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए कितना काम किया है और कितने कितने हमने इसके अंदर हथियार जोड़े। और उस हथियार में एक 3 हथियार और आ गए जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। आज की डेट में जब सर्च होती है तो जो सर्च पार्टी आती है वो पूरा जोर लगाती है कि आपको किसी तरह से सरेंडर हो जाए। तो उसमें 3 अमेंडमेंट की गई है। जब वो सर्च होती है तो एक रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करने होते हैं कि भाई इनके यहाँ सर्च क्यों की जा रही है, वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट बनता है और उसमें सर्च के कारण 3 हो सकते हैं। एक जो सेक्शन 132(1) कहते हैं 1A कि वे किसी आदमी के खिलाफ कोई सम्मन इशू किया है, नोटिस इशू किया गया, उसको पेश होने का, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करने का या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का वो नहीं करता है। या किसी आदमी को नोटिस दिया जाएगा या सम्मन दिया जाएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट पेश करे, नहीं करे, और ये लगता है कि शायद ये नहीं पेश करे। और जो सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट है जिसमें मेनली जिसके अंदर सर्च होती है, where there is a reason to believe that a person is in possession of a money, bullion, jewelry, valuable article or thing which represents wholly or partly undisclosed income which has not been disclosed or which is not likely to be disclosed, then search can be carried. अगर आपके पास ऐसे रीजन टू बिलीव है तो नोट भी बना होगा, दिखा होगा, और बाद में अगर कानून में पूछा जाए कि कोई दिखाओ कि आपके पास ये रीजन थे नहीं थे तो उसमें तो कोई गुनाह नहीं।
लेकिन अब इस एक्ट में प्रोविजन किया गया है कि अब सरकार को यह कोई पूछ नहीं सकेगा, कोई अथॉरिटी, कोई ट्रिब्यूनल वो रीजन को नहीं मांग सकता। मीनिंग और ये अमेंडमेंट करी गई 1962 से। इस सरकार का वादा था हम रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा वादा नहीं निभाया सरकार ने 1962 से। तो जो सर्च होती थी वो 1962 से, एक डीम्ड सर्च कहते हैं, वो उसको 1975 में प्रोविजन आया था, उसको 1975। तो अब कोई कहीं भी ट्रिब्यूनल में या किसी अथॉरिटी के पास नहीं होगा। वो पावर हाईकोर्ट की जो स्पेशल रिट की है वो एज इट इज रहेगी, क्योंकि हाईकोर्ट की पावर एक्ट के थ्रू खींची नहीं जा सकती, वो कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। सरकार का बस चले तो शायद वो इससे भी पकड़ के खींच के ले जाती कि नहीं, ये भी नहीं करेगा। लेकिन वो प्रोविजन जो इसमें डाल दिया गया है कि सर्च के दौरान जब आदमी आता है वो ऑथोराइज पास है तो बहुत प्रेशर बिल्डअप करता है कि सर्च में सरेंडर करा दें। अब बहुत सारे लोग जिद्दी होते हैं, सरेंडर नहीं करते। अब इस आदमी की भी ताकत बढ़ानी जरूरी है। अब इस एक्ट में प्रोविजन किया गया है कि सर्च अथोराइज ऑफिसर यानी सर्च पार्टी ऑफिसर शैल हैव अ राइट टू प्रोविजनली अटैच्ड असेट्स। अब वो क्या कहेगा, सरेंडर कर दो 10 करोड़ का, नहीं तो बैंक अकाउंट अटैच कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी अटैच कर रहा हूँ, आपके शेयर अटैच कर दूंगा, आपकी जो ये अटैच कर दूंगा। ज्वेलरी वगैरह तो खैर ले ही जाते हैं, एक अटैचमेंट का प्रोविजन होता है, और एक बार अटैचमेंट हो गई तो 6 महीने के लिए अटैचमेंट हो गई। क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि इसकी क्या जरूरत है ऐसे कौन सी कोई पैसे भाग। क्या कह रहे हैं कि आदमी बाद में पैसे भाग जाता है। मुझे नहीं समझ कैसे भाग जाता है आदमी। क्या आज की डेट में जो 50 साल पुराना कानून इतना कमजोर है कि जिसमें आदमी पैसे लेके भाग जाए, उसकी रिकवरी नहीं हो? पैसे लेके वही भाग सकता है इसमें जो टैक्स नहीं देता, जिसके पास कुछ है ही नहीं, और उसके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। अनदर प्रोविजन इज व्हिच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ऑन द सेम लाइन इज दैट अब सर्च पार्टी वाला ऑफिसर भी आपका वैल्यूएशन करा सकता है। जो पर्सन जिससे में सर्च होगा तो उसकी प्रॉपर्टी की किसी पे डिस्प्यूट है तो वैल्यूएशन वो भी करा सकता है। मेरा ऐसा मानना है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्च पार्टी का जो मेन काम है उसका काम है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट एंड एविडेंसेस। उसकी असेसमेंट करना असेसिंग ऑफिसर का काम है। तो वो पावर असेसिंग ऑफिसर के पास ऑलरेडी है। इस सर्च पार्टी के पास कोई राइट नहीं होना चाहिए वैल्यूएशन कराने का। पर तो ये असेसमेंट की स्टेज पर आ गया, तो ये असेसमेंट क्यों करेगा और वैल्यूएशन क्यों कराएगा? बट एनी हाउ वन और द अदर दिस प्रोविजन हैज आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द लाइन ऑन दिस लाइन। सैलरी वाले बेचारों को कुछ नहीं मिला इस बजट से। स्टैंडर्ड डिडक्शन, मेडिकल अलाउंस, कोई इसमें कहीं से दूर से कोई राहत नहीं है किसी भी तरह। जो रेंटल इनकम के बारे में एक जो मेन मुद्दा है वो है खाली प्रॉपर्टी का। 2001 से पहले एक डिबेट थी, एक वैकेंसी अलाउंस होता था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी थ्रू आउट द ईयर वैकेंट है तो क्या आपको टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। उस कानून में कोई कमजोरी थी तो 2001 में अमेंडमेंट की गई, और अमेंडमेंट करने की इंटेंशन ये थी कि अगर खाली सारे साल है तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उसकी लैंग्वेज भी इतनी डिफेक्टिव बन गई कि पिछले दिनों कोर्ट ने कुछ व्यू ले लिया कि इसमें अगर सारे साल खाली है तो टैक्स लग जाएगा। नॉशनल इनकम जो रेंट आपने कमाया नहीं है, खाली थी, फिर भी आपको टैक्स लग जाएगा। नाउ इस बजट में उस प्रोविजन को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दी जा रही है। अगर आज की डेट में किसी डेवलपर ने कोई फ्लैट्स बनाए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के 1 साल बाद तक अगर वो फ्लैट नहीं बिकते हैं और खाली पड़े रहते हैं, तो उस बिल्डर को, डेवलपर को उन खाली फ्लैटों के ऊपर भी किराया माना जाएगा इनकम। नॉशनल रेंट जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन का उसका टैक्स देना होगा। जब ये डेवलपर के ऊपर ये कानून लग रहा है तो इंडिविजुअल एक्सेप्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली कानून लगेगा। Now my sincere advice to all of you is when you file the return of income this year in July 2017, make sure if you are holding more than one property, that other property has not been vacant during financial year 16-17. अगर वो प्रॉपर्टी 16-17 में एक दिन भी किराए पे रह गई फिर कुछ नहीं बिगड़ता। तो चाहे अपने भाई को या बहन को, किसी रिश्तेदार को 10 दिन के लिए किराए पे देकर चेक ले लेंगे, फिर आपको 355 दिन का, 340 दिन का किराया नहीं लग सकता, क्योंकि कानून ये लिखता है कि हैज बीन वेकेंट थ्रू आउट द ईयर। बड़ा एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि एक सारे साल खाली है तो टैक्स लगेगा, लेकिन अगर 364 दिन खाली है तो टैक्स नहीं लगेगा। ये एक इसके लिए प्रोविजन किया गया। इसके बारे में एक छोटा सा प्रोविजन और है, मैं उसको स्किप कर देता हूं। रेंट के बारे में जो डिडक्शन का शायद छोटा सा आपको लगे, आज की डेट में जो मैं प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है उसका इंटरेस्ट देता हूं, उसकी तो छूट मिलती है मुझे 2 लाख तक की। अगर मेरे पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, मैंने कोई फ्लैट लिया 50 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का कोई होम लोन ले लिया 10% के इंटरेस्ट से, 10 लाख मैंने अपने लगाए और किसी वजह से मैं रह नहीं रहा हूं, 4 लाख रुपए
का साल का किराया देता, वो इंटरेस्ट देता हूँ, और कोई मैंने उसको 10,000 रुपये महीने किराए पे लगा दिया, 1,20,000 का किराया है मुझे, और 1,20,000 मुझे 30% की छूट मिलती है, वो घटा दो तो 84,000 रुपीज मेरी इनकम आई, और 4 लाख का रेंट किया तो मुझे 3,16,000 की डिडक्शन मिलती है। सरकार अब कह रही है कि अब आपको ये 2 लाख से ज्यादा की नहीं मिलेगी किसी भी साल में, बाकी 1,16,000 आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, अगले साल में देखना क्या होगा। नाउ दिस इज ए 2 लाख। अब ये आइडिया कहां से किया है? बोला जी बाहर के कंट्री में ऐसा होता है, ये आइडिया इंपोर्टेड किया गया। ये कहा गया वित्त में कि विश्व भर में बाकी एडवांस कंट्री में नोशन है कि ऐसे पे इतना लिमिटेड होता है, बाहर बहुत सारी और भी बातें होती हैं, तो उसके बारे में भी कभी कभी ध्यान नहीं किया जाता। वित्त मंत्री जी ने इसी बारे में अगर कहूं तो एक बहुत अच्छा डाटा शेयर किया पार्लियामेंट में कि भारतवर्ष में 4 करोड़ टैक्स पेयर हैं और वी आर ए नॉन कंप्लायंट कंट्री, नॉन टैक्स कंप्लायंट कंट्री। लेकिन मैं पूछता हूं कि नॉन कंप्लायंट का मीनिंग क्या है कि 125 करोड़ देश जनता में 4 करोड़ टैक्स पेयर है, तो क्या नॉन कंप्लायंट है? मेरे इसके 2 एक्सप्लेनेशन है। एक, आज की डेट में अमेरिका में पर कैपिटा जीडीपी लगभग $40,000 है, और वहां पे बेसिक एग्जेम्पशन जो जिसपे टैक्स नहीं लगता वो है $8,000, जो हमारे जैसे 2.5 लाख है वो $8,000 है। अगर ये मान के चला जाए कि हर अमेरिकन $40,000 कमा रहा है और 8,000 की बेसिक एग्जेम्पशन है, तो कितने टैक्स पेयर होने चाहिए अमेरिका में? 100%। भाई हर एक की आमदनी $40,000 है, $8,000 का एग्जेम्पशन है, और कितने हैं अमेरिका में? 43%। और अगर इंडिया में पर कैपिटा जीडीपी कितनी है? 70,000 रुपए, और बेसिक एजुकेशन कितनी है? 2.5 लाख रुपए। और हर भारतवर्षी अगर 70,000 कमा रहा है तो कितने टैक्स पेयर होने चाहिए हमारे देश में? 4 करोड़ है फिर भी। फिर ये कहा जाए नॉन टैक्स कंप्लायंट। दूसरी बात कहते हैं, मैं दूसरी कैलकुलेशन भी कर सकता हूं। 125 करोड़ की देश की जनता में एक परिवार के अंदर साधारणतः 6 व्यक्ति हैं, 5 से 6। तो कितनी फैमिली हो गई हिंदुस्तान में टोटल? 20 करोड़। और हर परिवार में बाय एंड लार्ज दिल्ली, मुंबई या बड़े शहर को छोड़ दिया जाए तो ब्रेड अर्नर एक ही होता फैमिली में, माइनर की रिटर्न वैसे नहीं भरी जा सकती। तो टोटल फैमिली हिंदुस्तान में तो 20 करोड़, और ये हम मानते हैं कि 60 करोड़ जनता एग्रीकल्चरिस्ट है या बिलो पॉवर्टी लाइन है। उसमें से 60 में से 20 करोड़ में 60% घटा दूं तो कितने रह गए? 8 करोड़। 5 करोड़ रिटर्न भरते हैं। ये गैप आपको फिल इन करना है, ये मुश्किल काम नहीं वर्किंग। एक डाटा उन्होंने और शेयर किया है कि हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो लगभग 2.72 करोड़ है, इफ आई एम करेक्ट, दैट्स इट। और जो सैलरी रिटर्न भरी जा रहे हैं वो 1 करोड़ 20 लाख भरी जा रही है। अगर इतनी वैरायटी है, इतना वेरिएंस है, तो टीडीएस की रिटर्न सब 2 करोड़ 72 लाख लोगों की आ रही है आपके पास, और 1 करोड़ 20 लाख की रिटर्न आ रही है। आपको क्या मुश्किल काम है एनफोर्समेंट एजेंसी को ढूंढना कि 1 करोड़ 52 लाख बीच में लोग कौन है जो टैक्स नहीं भर रहे? बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये एक्सरसाइज होने के बाद उन्होंने ये लगाया कि साहब इनका कोई फायदा नहीं है, जिनका टैक्स बनता था हमने ले लिया पूरा टीडीएस में, अब क्या करेंगे इनकी रिटर्न लेके भी। वर्ल्ड ओवर अमेरिका का जो मॉडल है, टीडीएस फर्स्ट ईयर में कटता है, फर्स्ट ईयर के बाद टीडीएस नहीं कटता। जो सैलरी पे टीडीएस का ओरिजिन हुआ 1800 में, उसका मेन कारण ये था कि एम्प्लॉय को राहत देना कि उसको रिटर्न नहीं भरनी पड़े, कि एम्प्लॉय का टैक्स एम्प्लॉयर काट लेगा, जमा करा देगा, एम्प्लॉयर की छुट्टी टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। आज की डेट में भी अमेरिका में टिन नंबर कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पैन कहते हैं, टिन हो रहा है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जिसका 10 नंबर आ गया फिर उसका टैक्स नहीं कटता आगे से, तो कह रहे हैं हम सारा डेटा कैप्चर कर लेते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके बारे में। एक डाटा उन्होंने और शेयर किया कंपनीज के बारे में कि 14 लाख में से 6 लाख कंपनी रिटर्न भरती है, और फिर कहते हैं कि कंपनियां बहुत सारी डिफॉल्ट करती हैं। उसकी भी एक्सप्लेनेशन सिंपल है। अगर ये 14 लाख कंपनियां में से आपने ये ध्यान नहीं किया कि ये 14 लाख कंपनी को जन्म तो हो गया लेकिन इनको स्टक ऑफ नहीं करा, इनका मरण नहीं हो पाया क्योंकि आपका लॉ अलाउ नहीं करता। एक कंपनी बनी 1970 में, 2 डायरेक्टर दोनों की डेथ हो गई, अब कौन कंपनी को स्टक ऑफ कराएगा? कोई बिजनेस नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है। और इसके बारे में 10 साल पहले सारी एक्सरसाइज की गई, सब नोटिस दिए गए, पता लगा कि कंपनी कुछ है ही नहीं, कोई वर्किंग नहीं है। और फॉर ए मिनट अज्यूम कि ऐसा है तो एनफोर्समेंट एजेंसी आज की डेट में बड़े आसानी से ढूंढ सकती है, उनका जन्मपत्री तो सारी है उनके पास आज की डेट। अब एमसी के पास, आरओसी के पास सारा रिकॉर्ड है डायरेक्टर का, उसका ढूंढने का कोई मुश्किल काम नहीं है।
But going more forward, now coming back to the provision which are on the part of the finance bill, इस बजट में पूरी डिमोनेटाइजेशन की छाप है। जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जैसे सरकार का कहा था, कि 3 उद्देश्य डिमोनेटाइजेशन के रखे गए थे: ब्लैक मनी, काउंटरफिट करेंसी एंड टेररिस्ट फंडिंग। 8 नवंबर से 17-18 नवंबर तक तो ये शायद उद्देश्य चलते रहे, ऑब्जेक्ट चलते रहे। उसके बाद हो गया कैशलेस। फिर लोगों ने कहा कैशलेस का मतलब तो बिल्कुल ही कैश होता है, तो बोला लेस कैश, तो कैशलेस को रिवर्स करके ना लेस कैश कर दिया गया। तो इस बजट में भी उसकी पूरी छाप है। आज की डेट में जो बिजनेस के खर्चे किए जाते हैं तो 20,000 रुपए से ऊपर के खर्चे को कैश से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। परचेज एक्सपेंसिस, सैलरी एटसेट्रा व्हाटएवर इट इज, उसको घटा के 10,000 कर दिया गया। आज की डेट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर ये सीमा नहीं लगती थी। आप कंप्यूटर खरीदें, फर्नीचर खरीदें, मशीनरी खरीदें, कैश में खरीदें तो आपको डेप्रिसिएशन मिलती थी। ना अब ये कहा जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा कि अगर आप कोई ऐसा खर्चा करेंगे तो उसके ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। और तीसरी चीज जो उसके बारे में अमेंडमेंट की गई, जब ये किया गया तो आप किसी को जो डोनेशन की बात है तो वो 10,000 तक का दे सकते थे 80G का लेने का, अब 2,000 का लेंगे। जब ये बात होने लगी तो साथ में पॉलिटिकल पार्टी की भी बात आई। वहां पे कुछ न कुछ छेड़ना जरूरी था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का आपको शायद ध्यान हो, उसकी जो एग्जम्पशन है वो बिल्कुल एनजीओ के साथ में रखी हुई है। सेक्शन 11, 12, 13 आर टॉकिंग अबाउट एनजीओ और 13A इज अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी। और उनको कहा गया कि आज तक उसमें जो प्रोविजन है, अगर वो एक्सीडिंग 20,000 रुपए, नॉट एक्सीडिंग 20,000 रुपीज, वो आप कैश में डोनेशन लेते हैं तो उनको कोई चिंता की बात नहीं है। अब वो नॉट एक्सीडिंग की जगह नॉट एक्सीडिंग 2,000 रुपीज हो गई है। बहुत सिंपल सी वर्किंग कर दी गई है। तो क्या करना पड़ेगा आज की डेट में? कंप्यूटर को पहले कमांड दी जाती थी कि 1 लाख का डोनेशन आए तो 5 रसीद काटना 20,000 की। अब कंप्यूटर को कमांड देनी है कि 50 रसीदें काटना 2,000 रुपए की, क्योंकि कैश रसीद में वैसे ही नाम नहीं बताना। कूपन बिकते हैं तो 2,000 के बिकते हैं। डिमोनेटाइजेशन टाइम पे बहुत कहा गया कि रिक्शा वाला मिले तो पेटीएम कर दो। जब रिक्शा वाले को 4 रुपए देने के लिए पेटीएम हो सकता है तो पॉलिटिकल पार्टी को क्यों नहीं पेटीएम हो सकता? वो 2,000 रुपए क्यों मिलेगा कैश में? चैरिटी तो घर से ही शुरू होती है। और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कहते रिक्शा वाले का पेटीएम कर सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को मत करना, उसको कैश में दिया। और फिर ये कहा जा रहा है कि बड़ा क्रेडिट लिया जा रहा है, हमने बड़ा भारी राजनीतिक, वो कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म कर दिया। दूसरी लगाई है कंडीशन कि रिटर्न भरेंगे तो रिटर्न टाइम पे नहीं भरी तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ये मेरे हिसाब से एक रीजनेबली अच्छा प्रोविजन लगाया, क्योंकि आज तक इस पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल निरंकुश थी, तो इससे शायद थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पार्टी को एक बेनिफिट अंकुश लगता है। बाकी जो छोटी मोटी चीजें मैं उसको स्किप करता हूं। 4-5 चीजें रेलिवेंट है, वो है कैपिटल गेन के बारे में। एक तो वो कि जब कैपिटल गेन इमोल प्रॉपर्टी का कैलकुलेट होगा तो होल्डिंग पीरियड 3 की जगह 2 साल लगेगा। आपने कोई लैंड बिल्डिंग 2 साल पुरानी खरीदी है तो 2 साल के बाद बेचते हैं, जिस डेट को खरीदी जिस डेट को बेची, ईयर से कोई मतलब नहीं है, तो आपका लॉन्ग टर्म माना जाएगा। एक जब हम एग्जम्पशन कैलकुलेट, कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, तो अगर कोई प्रॉपर्टी 1/4/81 से पहले थी, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे कोई भी शेयर भी हो, असेट का मतलब है कोई शेयर हो, कोई और लैंड बिल्डिंग हो, कोई और ज्वेलरी हो, तो हम उसकी वैल्यू 1/4/81 को कैलकुलेट करते थे। अब नाउ इट इज बीइंग प्रोवाइडेड कि इसको शिफ्ट करके 1/4/2001 तक की वैल्यूएशन लाई जा सकती है। तो 1/4/2001 का इंडेक्स जो 426 का था, इसकी एग्जांपल देके मैं थोड़ा सा समझा सकता हूं कि सपोज करो आपने 1994 में कोई प्रॉपर्टी 5 लाख की खरीदी और आज आप 2017 1 अप्रैल के बाद उसको 25 लाख में बेचते हैं, तो साधारणतः कानून लगता तो 5 लाख के ऊपर इंडेक्सेशन लगा के 25 लाख में माइनस कर दिया जाता। अब आपको छूट मिलेगी कि उसकी वैल्यू निकाली जाए। 1/4/2001 को फेयर मार्केट क्या वैल्यू थी, पता लगा उसकी वैल्यू उस डेट को 10 लाख रुपए थी, तो 10 लाख के ऊपर आप इंडेक्सेशन करेंगे 426 से डिवाइड करके, जो आज की डेट में 1100 वाला इंडेक्स आएगा, तो पता लगा उसकी वैल्यू हो गई 22 लाख और 25 लाख में आपने बेची, तो आपको कैपिटल गेन 3 लाख पे लगेगा। वैल्यूएशन 1/4/2001 से शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी अमेंडमेंट की गई है इसके बारे में, एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बारे में, कि जो आज की डेट में बिल्डर के साथ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किए जाते हैं और पोजीशन हैंडओवर हो जाता है, तो कानून ये कहता है कि जिस डेट को आपने एग्रीमेंट किया और पोजीशन दिया, उस डेट को टैक्स लग जाएगा। किसी के पास सपोज करो 2 एकड़ लैंड है, 4 एकड़ लैंड है, किसान है, कोई और है, और उसकी जमीन बाई चांस ऐसे एरिया में आ गई जहां बिल्डर कहता है मैं फ्लैट बना दूंगा,
और उसने कोलोब्रेशन एग्रीमेंट कर लिया। और कोलोब्रेशन एग्रीमेंट में ऐसे में आमतौर पे क्या कहा जाता है कि भाई जितना एरिया बनेगा 40% आपका 60 में। नाउ टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, लॉ इज बीइंग अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट इन सच केसेस द कैपिटल गेन विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच दिस प्रोजेक्ट गेट कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मीन जिस साल में कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है। और सेल कंसिडरेशन विल बी डीम्ड टू बी द सर्कल रेट ऑफ दैट ऑन दैट डे। तो आपने आज एग्रीमेंट किया 4 एकड़ का, कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसने कहा 40% एरिया दूंगा और 20 करोड़ रुपए साथ में दूंगा, कोई टैक्स नहीं। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और वो 40% वाला जो एरिया आपका आता है, सपोज करिए 1,60,000 स्क्वायर फीट आपको मिला, तो 1,60,000 स्क्वायर फीट का जो सर्कल रेट होगा उस डेट को, जिस डेट को प्रोजेक्ट पूरा होगा, दैट विल बी योर कंसिडरेशन, और उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा कैपिटल गेन उसके। और 10 करोड़ जो आपको मिले उसके साथ में वो जुड़ जाएंगे। लेकिन 10 करोड़ के ऊपर उसको 10% का टीडीएस काटना पड़ेगा। वो एक नया प्रोविजन उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये कैपिटल गेन का किया है। एक प्रोविजन और है कैपिटल गेन में जो शायद सबको ध्यान में हो, 50C जिसे कहते हैं, कि जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो जो बेचने के अगर वो प्रॉपर्टी सर्कल रेट से नीचे बेची जाए तो जो डिफरेंस है सर्कल रेट का, जिस रेट पर आपने बेची है, वो आपकी इनकम मानी जाती है। ये प्रोविजन आज की डेट में सिर्फ प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग पे लगता है। अब ये प्रोविजन एक अनलिस्टेड शेयर पे भी लगेगा। अगर आपने कोई शेयर बेचे किसी कंपनी के जो लिस्टेड नहीं है और उस शेयर की वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, फेयर मार्केट वैल्यू हम एनएवी वैल्यू कहते हैं जो बैलेंस शीट के हिसाब से वैल्यू निकलती है, अगर उससे कम है तो डिफरेंस आपका कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स आएगा। इसी के साथ एक दूसरा प्रोविजन है जो बहुत सीरियस प्रोविजन है, जिसको हमें बड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है। वो प्रोविजन ये कहता है कि आज की डेट में अगर आपको कोई गिफ्ट मिलती है, आपको कोई ज्वेलरी देता है, कैश में देता है, कोई प्रॉपर्टी देता है, फ्री दे या मार्केट वैल्यू से कम दे, तो डिफरेंस के ऊपर टैक्स लगता है। ये प्रोविजन एप्लीकेबल है सिर्फ इंडिविजुअल और एचसीएफ के। कंपनी में अगर ऐसा होता है तो कंपनी शेयर रिसीव करती है तो लगता है। अब इन दोनों को हटा दिया गया है। इसकी जगह कहा है एनी पर्सन रिसीविंग फ्रॉम एनी पर्सन एनीथिंग। मतलब कोई इंडिविजुअल हो, कोई एचईएफ हो, कोई ट्रस्ट हो, कोई सोसाइटी हो, कोई कंपनी हो, दूसरे से कुछ भी रिसीव करेगी, चाहे वो कैश करे, जो चेक करे, जो कंसिडरेशन लेस है, गिफ्ट जिसे कहते हैं, या प्रॉपर्टी है, जो शेयर है, चाहे ज्वेलरी है, जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जो आपने पैसे दिए हैं, उसका डिफरेंस विल बी डीम्ड टू बी। सबसे ज्यादा समस्या आएगी सिक कंपनीज को। सिक कंपनी का बाय एंड लार्ज बैंकों से लोन वेव होता है। आपने लोन लिया 200 करोड़ का, टर्म लोन लिया, वेव हो गया, 50 करोड़ में सेटलमेंट हो गया, तो 150 करोड़ रुपए बैंक ने तो हमदर्दी दिखाई कि आपकी कैपेसिटी नहीं है देने की। इनकम टैक्स वाले कहेंगे हमारे कोई हमदर्दी नहीं है, 150 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, इस पर टैक्स लिया। दिस इज अ प्रोविजन विच इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड एंड विच विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस इश्यू। एक आपको ध्यान हो, जब वो डिमोनेटाइजेशन हुआ तो एक बहुत बड़ी चर्चा चली थी डिमोनेटाइजेशन में, और सरकार ने बहुत ज्यादा लोगों को दबाव बनाया कि भाई आप इसको वो कर दीजिए, बैंक में पैसे जमा मत कराइए और गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह से जब आईडीएस आई थी, लोगों ने, सरकार ने बड़ा प्रेशर बिल्डअप किया था कि आईडीएस आ जाएगी तो आप इसको टैक्स को जमा करा दीजिए। 2 प्रोविजन उस समय क्रिएट किए गए। पहला, लेट मी टेक टू आईडीएस एंड देन कम बैक टू द अनदर प्रोविजन। जब आईडीएस में आया तो लोगों ने कहा कि भाई अगर हमने प्रॉपर्टी 6 साल से पुरानी खरीदी है तो आपको तो राइट नहीं है रिओपन करने का, आप जो मर्जी 6 साल के बाद तो खुलने का नहीं है। तो इनकम टैक्स वाले ने कहा नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके किसी भी साल का केस खोल सकते हैं। उसके लिए पिछले साल बजट में एक सेक्शन था 197C जो आईडीएस का पार्ट था, और उसमें यह कहा गया था कि अगर आप कोई भी साल की इनकम डिक्लेयर नहीं करते हैं तो जिस साल में वो इनकम डिक्लेयर करेंगे, जिस साल में असेसिंग ऑफिसर को पता लग गया उस साल की वो इनकम मानी जाएगी। तो कोई कानून को लिमिटेशन वगैरह 6 साल, 8 साल, 10 साल का नहीं लगेगा, और आप या तो डिक्लेयर कर दो नहीं कर दो। अब मैं उसमें पूछता था उसके बारे में कि ये होगा कैसे, कानून इंप्लीमेंट कैसे होगा। शाहजहां ने ताजमहल बनाया मुमताज महल के लिए, और गलती से अब इस साल में उसके वंशज को इनकम टैक्स वाला नोटिस दे दे कि भाई ताजमहल का शाहजहां का सोर्स क्या था बता दो, और नहीं बताएंगे तो बोला ये इस साल की इनकम हो गया, आप टैक्स लिया। आपको कोई प्रॉपर्टी मिली 25 साल 30 साल पुराने, और आपको कोई सोर्स नहीं है, आपके कागज नहीं है, कुछ नहीं है, आप रह रहे हैं। उस कानून को आज की डेट में इंप्लीमेंट करें तो लगेगा कि भाई आप
सोर्स बताओ, नहीं तो मैं आज को नोटिस दूंगा, मैं तो इस साल की इनकम मान के आपके टैक्स लूंगा। लोगों ने बहुत कहा कि साहब ये कानून गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार ने जिद करके बहुत सारे लोगों से सरेंडर करा के टैक्स जमा करा दिया। इस साल बजट में थोड़ी सी रहमदिल किया गया है, उस कानून को इस साल हटा दिया गया और एक छोटा सा प्रोविजन डाला फाइनेंस बिल 2017 में, आखिर में लास्ट पेज पे जाके सेकंड लास्ट पैराग्राफ, Section 197C of the Finance Act 2016 is hereby deleted and shall be deemed to have been deleted with effect from 1st June 2016। जिस डेट को उस सेक्शन का जन्म हुआ था उस डेट से हटा दिया गया। अब मैं कभी कभी पूछता हूं, जिन बेचारों ने पुरानी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी आईडीएस में, 6 साल से ज्यादा पुरानी, उन्होंने क्या कसूर किया? लेकिन उनको एक छोटी सी सलाह, माने नहीं माने वो अपनी है। अगर वो सिर्फ प्रॉपर्टी 6 साल से पुरानी थी और आईडीएस में तो अभी 25% पैसे ही जमा कराए होंगे 30 नवंबर तक, 75% तो पैसे अभी जमा होने हैं, 25% मार्च में होने हैं, 50% सितंबर में होने हैं। अगर वो जमा नहीं कराए तो मुझे नहीं लगता उस कानून को हटने के बाद सरकार कुछ बिगाड़ सकती है। आज की डेट में अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है, एविडेंस पक्का होना चाहिए, अगर उसके अलावा कुछ है तो तकलीफ आ जाएगी। जो करे तो सोच समझ के करे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो सेक्शन डिलीट होने के बाद उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक डिमोनेटाइजेशन हुआ। डिमोनेटाइजेशन के टाइम में जब लोगों ने कहा कि हम बहुत सारे पैसे जमा करा देते हैं कानून में, बैंक में करा देते हैं और हम करंट रेट की इनकम में दिखा देते हैं, बड़ी चर्चा चल रही थी, तो लोगों ने नहीं माना, नहीं, सरकार भी बड़ी जिद पे थी। तो उसके लिए मुझे एक्सप्लेन करने के लिए अगर 2 मिनट दे तो मैं एक एग्जांपल देके, एनेक्डोट देके सुनाना पड़ेगा। यूनान के बारे में हम सबने सुना है, यूनान ग्रीक के बारे में। साइंस बहुत तरक्की पे रही, साइंस ग्रीक में किसी जमाने में यूनान जाना जाता था, आर्किमिडीज हुए, बहुत सारे हुए। तो जब साइंस तरक्की पे थी तो लोग भगवान को भूल गए, खुदा को भूल गए। जब खुदा को भूल गए तो इंद्र गए भगवान के पास कि देखो आपको कोई याद नहीं करता, साइंटिस्ट की पूजा होती है, साइंटिस्ट को ही सब लोग बड़ा से बड़ा मानते हैं। तो भगवान को गुस्सा आया, खुदा को गुस्सा आया कि ये कैसे हो सकता है, मेरे को भूल गए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं इन सबको बर्बाद कर दूंगा। तो इंद्र आ गए साइंटिस्ट के पास कि साहब ये तुम ऐसा मत करो, भगवान का ध्यान करने दो, लोगों को भक्ति करने दो, नहीं तो भगवान नाराज होकर सब बर्बाद कर देगा। कहता आप अपने भगवान से पूछ लो क्या कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, इनको कह दो कि मैं इतनी बारिश करूंगा, सारा यूनान बह जाएगा, ग्रीक बह जाएगा। तो बोले ठीक है, दिन फिक्स कर लेते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी रखना है रखते हैं, दिन रख देते हैं। वो दिन रख लिया गया और भगवान ने कहा मैं बारिश करके सबको बहा दूंगा। जो 2-3 दिन पहले साइंटिस्ट अपने लेबोरेटरी में गए, केमिकल के फ्यूम बनाए और फ्यूम बना के सारे यूनान के ऊपर वो ग्लास की चादर लगा दी, शीशा लगा दिया। बारिश हो ही जा रही है खूब जोर से, सारा पानी समुद्र में चला गया। जब सारा पानी समुद्र में चला गया तो फिर इंद्र गए कि साहब वो तो नहीं हारे, साइंटिस्ट जीत गए, आप तो हार गए। बोला ऐसा नहीं होगा। तो बोले क्या करेंगे? बोला ओले बरसा दो और इन सारे चादर को तोड़ दो। ओले बरसे और वो शीशे की चादर सारी टूट गई। टूटने के बाद वो आए, इंद्र आए, साइंटिस्ट के बाद देखा खुदा कितना तेज निकला, आपको हरा दिया। साइंटिस्ट बोले तुम्हारा खुदा बेईमान, हमारी बात ये हुई थी कि आप बारिश करेंगे और हमने इसलिए शीशे की चादर लगाई। अगर आपका खुदा ये कहता कि मैं ओले बरसाऊंगा तो हमारे फ्यूम ग्लास के नहीं होते, स्टील के होते, हम लोहे की चादर लगाते, आपका पानी फिर भी चला जाता। तो वही लड़ाई इनकम टैक्स के ऊपर है। एक इनकम टैक्स एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें सरकार और टैक्स पेयर के बीच में कंटिन्यूस लड़ाई होती है। टैक्स पेयर कहता है कानून मुझे ये कहता है मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं बैंक में कैश डिपॉजिट कराऊंगा, 30% टैक्स बनता आपको दे दूंगा, आप क्या करेंगे? बोले नहीं मैं ओले बरसा दूंगा। और इनकम टैक्स में एक अमेंडमेंट करी पिछले साल दिसंबर में, जिसे टैक्सेशन अमेंडमेंट भी कहते हैं कि आपने अगर ऐसा कैश जमा करा दिया तो मैं आपसे 75% टैक्स। तो ये वो एक डिंग डोंग बैटल की एक लड़ाई है जिसके बारे में उसी बात को मैंने, आपने सुना कि मैं पूछा भाई मैंने ये किस्सा क्यों सुनाया। इस बजट में भी जो मैंने कहा ना वो प्रोविजन हटाया गया 4 साल वो अनलिमिटेड पीरियड का, तो सरकार को ये दिखाने के लिए कि मैं ताकतवर हूं, एक नया प्रोविजन भी डाल दिया गया। आज की डेट में जब सर्च होती है तो 6 साल तक के असेसमेंट ऑटोमेटिकली खुलते हैं। अब एक नया प्रोविजन इस बिल में डाला गया है कि अगर सर्च के दौरान किसी के यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट और एविडेंस मिलते हैं जिससे पता लगता है कि कोई इनकम अनडिस्क्लोज थी और उन 4 सालों में थी जो 6 से बाद के यानी 7 से 10 साल के, उस इनकम की टोटल वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा आ रही है उन 4 सालों में या 1 साल के अंदर हुई में,
और वो इनकम किसी ना किसी असेट के रूप में प्रेजेंट है। और असेट की डेफिनेशन में क्या है? लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, लोन्स, एडवांसेस एंड बैंक डिपॉजिट। तो असेसिंग ऑफिसर उन 4 साल की भी असेसमेंट कर सकता है। मीनिंग देयर बाय ग्लास की शीट तो 6 साल के लिए लगी हुई है और 4 साल के लिए वो ग्लास की स्टील शीट लगा दिया गया, तो 6 से 4 10 के बारे में। लेकिन इसका बेनिफिट ये होगा कि हर आदमी की असेसमेंट 7 से 10 साल की नहीं हो सकती। पहली बात तो उसी की हो सकती है जिसके यहाँ सर्च हो, सर्च के दौरान कागज मिले, कागज में पता लगे कि 50 लाख से ज्यादा की इनकम थी उस पीरियड में और वो इनकम किसी ना किसी एसेट के रूप में अवेलेबल है, देन ओनली दिस प्रोविजन विल एप्लीकेबल। अदरवाइज वो 6 साल वाला पीरियड एज इट इज कंटिन्यू करता रहेगा। बिफोर आई वाइंड अप, जस्ट फ्यू अदर स्मॉल प्रोविजन। इंटरनेशनल टैक्सेशन का एस्पेक्ट मैं छोड़ देता हूं, शायद वो रेलिवेंट नहीं होगा। मैं प्रोसीजरल पार्ट का थोड़ा सा पार्ट करता हूं। आज की डेट में जब हम रिटर्न भरते हैं तो हमें रिटर्न रिवाइज करने का पीरियड 1 साल असेसमेंट ईयर होने के बाद तक मिलता है। अब सरकार कह रही है ये पीरियड आपको नहीं मिलेगा, ये पीरियड सिर्फ विद इन द असेसमेंट ईयर आप रिवाइज कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपकी जो अगले साल की रिटर्न जाएगी 18-19 की, उसकी रिटर्न आप 31 मार्च 19 तक ही रिवाइज कर पाएंगे, पहले 31 मार्च 20 तक कर सकते थे। आज की डेट में असेसिंग ऑफिसर को राइट है वो आपका रिफंड रोक ले और प्रोसेसिंग नहीं करे। अब वो राइट नहीं रहेगा, अगर वो रोकेगा तो उसको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि क्यों रोक रहा है, जो आप उसको चैलेंज कर सकेंगे। तीसरा प्रोविजन उन्होंने अमेंडमेंट किया है इसके लिए कि आज की डेट में अगर रिटर्न ड्यू डेट पे नहीं भरते हैं और असेसमेंट ईयर के लिए भर देते हैं तो आपको पेनल्टी नहीं लगती है। अब आप 31 जुलाई की रिटर्न 1 अगस्त को भरेंगे तो पेनल्टी 5,000 रुपए की लग जाएगी। अगर इनकम 5 लाख से नीचे है तो फिर 1,000 की लगेगी, और रिटर्न आपने दिसंबर तक नहीं भरी तो पेनल्टी 10,000 रुपए। तो ये ड्यू डेट में रिटर्न भरना भी एक मैंडेटरी प्रोविजन हो जाएगा। अभी जब असेसमेंट की जाती है तो जो स्क्रूटनी में केसेस आते हैं तो असेसिंग ऑफिसर को 21 महीने का टाइम मिलता है। अब आने वाले सालों में 2019 के बाद ये घट के 18 महीने हो जाएगा और 2020 के बाद घट के ये 12 महीने हो जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन दिस प्रोविजन इज बीइंग वर्कड आउट ऑन दिस बेसिस। नाउ इसके अलावा एक रेंट के बारे में छोटा सा टीडीएस है कि जो व्यक्ति 50,000 से ज्यादा रेंट देते हैं किराए पे किसी को, उनको भी टीडीएस काटना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। टीडीएस का रेट 5% होगा और उस 5% के लिए अगर आखिरी महीने में काटना है, हर महीने में काटने की जरूरत नहीं होगी। लास्ट प्रोविजन विच आई विल लाइक टू डिस्कस इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इस बजट में जैसे मैंने पहले कहा कि पूरी छाप रही है डिमोनेटाइजेशन की, कैशलेस इकोनॉमी। तो पिछले दिनों एक अमेंडमेंट की गई थी 206C कहते हैं, जिसमें टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करनी होती है। उसके 3 क्लॉजेज हैं। एक तो वो जब बुलियन बेचते हैं 2 लाख या उससे ज्यादा तो टीसीएस काटना पड़ता है। ज्वेलरी 5 लाख से ज्यादा करते हैं तो काटना पड़ता है। और तीसरा है एनी अदर आइटम जो 2 लाख से ज्यादा की होती है, उसके अंदर पैन वैन की कोई कंडीशन नहीं होती। अब नई कंडीशन लगा दी गई है कि अगर आप ज्वेलरी वाली 5 लाख वाली कंडीशन हटा ली गई है, अब कोई भी आइटम आप 2 लाख या उससे ज्यादा की कैश में बेचते हैं तो आपको जिसको बेची है उसका पैन नंबर लेना जरूरी है। अगर पैन नंबर नहीं लेंगे तो आपका टीसीएस का रेट डबल या 5% हो जाएगा, विचएवर इज हायर। तो आप अगर कोई कैश सेल करते हैं तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए की 5% का टीसीएस आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, महंगा हो जाए। तो सिंपल सा फार्मूला है कि कैश सेल करी 2 लाख से ज्यादा तो 5% की कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो लास्ट प्रोविजन है वो है 3 लाख रुपए और उससे ज्यादा की कैश पेमेंट। एक आप शायद आज की डेट में सबको ध्यान हो 269 SS और 269 2 प्रोविजन है, जिसके तहत 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन लेना देना बना है, और ऐसा करते हैं तो 100% पेनल्टी लगती है। और ये प्रोविजन सिर्फ बिजनेस में नहीं लगता, हर जगह लगता, हर व्यक्ति पे लगता है। अब कानून तो इतना सख्त है कि अगर एक भाई दूसरे भाई को भी 20,000 रुपए दे दे कि मजबूरी में, तो वो भी लग सकता है, या तो मजबूरी को साबित करे कि मजबूरी थी जिससे मुझे पेनल्टी नहीं लगाई जाए, अदरवाइज लॉ में प्रोहिबिशन है। अब पिछले साल प्रॉपर्टी के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। इस बजट में आपकी बार जनरल रिस्ट्रिक्शन है, 3 लाख या उससे ज्यादा का कोई ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते। और उसके 3 पहलू बनाए हैं बेईमानी को रोकने के। एक, nobody will receive a payment of ₹3 lakh or more from a person in a day। किसी व्यक्ति से 3 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते। तो अब अगर इतना ही कानून रखा जाता तो उस आदमी से हर रोज 3 लाख रुपए लिए जा सकते थे। अब उसको भी रोकना था। इन रेस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर कोई ट्रांजेक्शन सिंगल है तो आप उसको स्प्रेड ओवर करके भी नहीं ले सकते, आज कल परसों भी नहीं ले सकते। फिर इसको भी तोड़ देंगे।
इन रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस, जब एक से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो तब भी नहीं ले सकते इफ इट इज रेलिवेंट टू वन ओकेजन और इवेंट। तो ओकेजन भी कवर हो गया, इवेंट भी कवर हो गया, ट्रांजैक्शन भी कवर हो गई तो हो गई। 3 लाख से ऊपर की अगर ऐसा करते हैं तो पेनल्टी 100%। तो कोई भी कानून के अंदर 3 लाख से ज्यादा की किसी भी तरह से पेमेंट नहीं आ सकती। अगर मैं इसको नटशेल में देखूं, अब आपको समराइज करूं समझाने के लिए, तो एक तो बिजनेस वाली हो गई, 10,000 की कंडीशन आ गई, डोनेशन की 2,000 की आ गई, पॉलिटिकल पार्टी की 2,000 की आ गई, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की 2 लाख की आ गई, 2 लाख से ऊपर में आ गई, और 3 लाख से ऊपर चले गए तो आपके ऊपर 100% आ गया। और लोन एडवांस 20,000, प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन 20,000, उस पर भी 100%। फ्रेंड, दिस इज इन नटशेल द major issues which are arising from this budget. Though we can go on talking about this budget, etc., but I believe overall period, if we look into this aspect, that this budget has tried to do something benefit or to withdraw some benefit. At the end of the day, budget is a balancing exercise. कितना सरकार का खर्चा और कितने इनकम है, उससे किसको कितना फर्क पड़ता है, किसको नहीं पड़ता, तो उसके बारे में एक कभी एक डिबेट बहुत दिन से ऑन है कि ये काला धन क्या है। बहुत लोग बोलते हैं, मैं सिंपल सा होता है ब्लैक मनी। मैं समझता हूं कि ब्लैक मनी जो हम समझते हैं, जो आम सरकार ये समझती है कि ब्लैक मनी वो है जो बिजनेसमैन ने टैक्स नहीं दिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ब्लैक मनी सरकार वाले बिजनेस वाले नहीं है, उससे बियॉन्ड भी है। अगर सरकार की परिभाषा ब्लैक मनी तो ठीक है, बहुत कोशिश करने के बाद 2 साल 5 साल के बाद अगर ब्लैक मनी खत्म नहीं हो रही, तो एक सिंपल सा फार्मूला है, वित्त मंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट इज हियरबाय अबॉलिश्ड। इनकम टैक्स एक्ट अबॉलिश हो गया तो ब्लैक मनी खत्म हो गई। कोई टैक्स किसी को लगता नहीं है तो कोई ब्लैक मनी नहीं है। वो होना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे आदमी को स्पीकर बोलना है। With this, friend, my sincere thanks to all of you for patiently listening to me, and my thanks to Mohit ji also especially who has invited me and given this opportunity. And I wish all the best to this conference. I was told that this is a conference of 2017 being organized after every 2 years, and this has got a special advantage and privilege being organized by the Gujarati Samaj, which had given us the Mahatma Gandhi and has given the new Prime Minister who is taking this country to the new height. We may criticize the budget, we may criticize his few action, but nobody is perfect in this world. If the intentions are good, if the motive is good, we need to appreciate that. And that's why I believe Gujarati people being the entrepreneurs, the spirit of Mahatma Gandhi and Narendra Modi will continue. Thank you.